the apparent change in frequency of light due to relative motion between source and observer is known as Doppler effect. So, who will observe the change in frequency? But obviously, the observer who is in relative motion with respect to source. ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्वर जो है, जो सोर्स के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, वो कुछ और नोट करेगा, और जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट, ही विल ऑब्जर्व द प्रॉपर फ्रीक्वेंसी. प्रॉपर का डेफिनेशन हमने देखा है कि जो ऑब्जर्वर जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट पे है तो ही विल नोट डाउन द प्रॉपर थिंग, चाहे प्रॉपर मास हो, चाहे प्रॉपर लेंथ हो, चाहे प्रॉपर टाइम हो. उसी तरह से प्रॉपर फ्रीक्वेंसी कौन नोट डाउन करेगा? ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट, and the observer who is moving with respect to source of light, he will observe the apparent frequency. Okay, so how much frequency will change, how much frequency will differ. यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन में स्पेशली इश्यू को बोला कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या बोला था? सर वॉइस इको हो रहा है. इको हो रहा है? यस सर. तो डॉपलर इफेक्ट का इस टाइप से आपने डेफिनेशन लिख लिया था, और अब हम उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं. और पिछले क्लास में थोड़ा बहुत लिख भी लिए थे, बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई विल बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. तो कैसे लिया था हमने किया था, पहले हमको दो फ्रेम चाहिए होगा, फ्रेम एस, और वो स्टार पार्ट आपको पूरा पूरा लिखने बोला था. ओ डैश फ्रेम एस डैश, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये आपने पूरा लिखा था. इसलिए बोला था ये वाला पार्ट हमको पूरा लिखना होता है, स्टार पार्ट हमको पूरा लिखना होता है. ओके, क्या लिखा था कि let we have an inertial frame and another frame s dash is moving with velocity v comparable to velocity of light along positive direction of x-axis. Initially the origins o and o dash coincides. तो ये let से लेकर के पूरा coincides तक पूरा आपने लिख लिया था. उसके बाद हमने देखा था कि what is the change in our assumption, है ना. हर डेरिवेशन में एक फिक्स पार्ट होता है जिसको हमने स्टार मार्क किया हुआ है, और उसके बाद हर डेरिवेशन में हमारा चेंज वाला पार्ट आता है कि अब मैं क्या चेंज करके अब नोट करूंगा. तो यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन का शुरुआत किया था, देखो जब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे ये उसी के जैसा ही है, बट अंतर क्या है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आपने केवल एक लाइट सिग्नल निकाला था, यहाँ पे आपको डॉपलर इफेक्ट के लिए आपको दो लाइट सिग्नल निकालना पड़ेगा. बस अंतर इतना ही है. ओके, सो हमने क्या लिखा था कि लेट ए सोर्स ऑफ लाइट, let a source of light is placed at rest at origin O of frame S. ये हम लिखे कि हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है और उसको हम इस फ्रेम एस के ओरिजिन के ऊपर बिठा देते हैं, जैसे कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में किया था उसी के जैसे. अब क्या होता है, which emits two light signals at time t equal to 0 and t is equal to capital T with respect to frame S. ठीक है, तो ये लाइट सोर्स करता क्या है
ये लाइट सोर्स दो सिग्नल जनरेट करता है, दो बार वो जलता है। पहली बार कब जलता है? जब टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है। और दूसरी बार कब जलता है? जब टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड छूटा हुआ है, तो याद रखना t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू कैपिटल T रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, ठीक है। तो दो लाइट सिग्नल निकला, पहला t इक्वल टू 0 पे, दूसरा t इज इक्वल टू कैपिटल T पे। इसने दो लाइट सिग्नल जनरेट किया। तो मेरा ऑब्जर्वर O जो कि इस लाइट सिग्नल के साथ बैठा हुआ है, वो इन लाइट सिग्नल्स को कब रिसीव करेगा? कब रिसीव करेगा? पहले लाइट सिग्नल t इक्वल टू 0 पे निकलता है तो उसी टाइम रिसीव करेगा, क्योंकि वो लाइट सिग्नल के साथ ही बैठा हुआ है। दूसरा लाइट सिग्नल t इज इक्वल टू कैपिटल T पर निकलता है तो उसको उसी टाइम रिसीव कर लेगा, क्योंकि अगेन वो उसी के ही बैठा हुआ है। एंड देयरफॉर सिंस द ऑब्जर्वर O is at rest with respect to your light source, and therefore he will receive the both light signals at time t equal to 0 as well as time t is equal to capital T। कोई टाइम लैगिंग नहीं, कोई टाइम डिले नहीं। और इसलिए वो क्या नोट करता है कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो दो लाइट सिग्नल कितने टाइम इंटरवल में जनरेट करता है। तो कितने टाइम इंटरवल में जनरेट करता है? तो हम बोलेंगे कैपिटल T माइनस 0, दैट मीन्स कैपिटल T। तो इस कैपिटल T टाइम में वो दो लाइट सिग्नल जनरेट करता है, उसी को लिखना है। हेंस द टाइम इंटरवल between two light signals in frame S is equal to t minus 0 is equal to capital T। तो इस कैपिटल T टाइम में दो लाइट सिग्नल निकलता हुआ ऑब्जर्वर O देखता है। ओके, इसी इवेंट को ऑब्जर्वर O डैश क्या देखता है? एक और चीज, t इक्वल टू 0 पे पहला लाइट सिग्नल निकला था, तो जब पहला लाइट सिग्नल निकला था तो मेरा सोर्स कहां पे था? तो हम बोलते हैं ओरिजिन पे था, मतलब x इक्वल टू 0 पे था। चलो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं एट x इक्वल टू 0। दूसरा लाइट सिग्नल कब निकला था? तो हम बोलते हैं जब टाइम कैपिटल T था। तो मैं फिर से पूछता हूं मेरा सोर्स कहां था? अगेन इट वाज एट x इक्वल टू 0। सो देयर वाज नो चेंज इन पोजीशन, ओनली टाइम चेंज, है ना। टाइम आगे बढ़ गया, 0 से t चला गया, उतने देर में वो दो लाइट सिग्नल उसने प्रोड्यूस कर दिया। नाउ एज पर ऑब्जर्वर O डैश, अब क्या होगा वो उसके लिए टाइम इंटरवल का कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O डैश, अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो फर्स्ट लाइट सिग्नल कब बना था। फर्स्ट लाइट सिग्नल कब बना था? तो हमने देखा यहां पे फर्स्ट लाइट सिग्नल कब बना था? जब t इक्वल टू 0 था। ओके, जब t इक्वल टू 0 था उस समय मेरा ऑब्जर्वर O डैश कहां था? वो आप इसके अंदर लिखे हो, स्टार पार्ट के अंदर लिखे हो। आपने इसके अंदर लिखा है एट t इज इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 ओरिजिन O एंड O डैश कोइंसाइड्स आपने लिखा है। दैट मीन्स जब t इक्वल टू 0 था उस समय t डैश भी आपका 0 था, और उस समय मेरा ऑब्जर्वर O डैश भी O के ऊपर था। दैट मीन्स O डैश भी लाइट सिग्नल के ऊपर था, लाइट के ऊपर था। एंड देयरफॉर जैसे ही वो लाइट सिग्नल निकलेगा O डैश उसको रिसीव कर लेता है और बोलता है मुझे फर्स्ट लाइट सिग्नल मिल गया, मैं अपना घड़ी चालू करता हूं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O डैश द फर्स्ट light signal was generated and received
एक और शब्द यहां पे लगा रहा हूं, रिसीव्ड। द फर्स्ट लाइट सिग्नल वाज जनरेटेड एंड रिसीव्ड एट t डैश इज इक्वल टू 0। पहला लाइट सिग्नल t डैश इक्वल टू 0 पे जनरेट हुआ था और उसी समय रिसीव भी हो गया था, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर ओ डैश भी लाइट सिग्नल के ऊपर ही था, वो उसी के साथ बैठा हुआ था, है ना, इस कारण से। व्हाट अबाउट सेकंड लाइट सिग्नल? ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लाइट सिग्नल जनरेट हुआ, रिसीव हुआ एट टी डैश इक्वल टू 0, और उस समय उस लाइट सिग्नल का कोऑर्डिनेट क्या था? हम बोलेंगे एट एक्स डैश इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जर्वर ओ डैश यहीं पे था और यही मेरा ओरिजिन था, एंड देयरफॉर एक्स डैश वाज इक्वल टू 0, जस्ट लाइक दिस, हियर एक्स वाज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड लाइट सिग्नल कब प्रोड्यूस होता है? थोड़ी देर बाद प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड लाइट सिग्नल जब थोड़ी देर बाद प्रोड्यूस होता है तो ऑब्जर्वर ओ डैश यहीं तो नहीं बैठा था, वो यहां तक सरक के आ चुका है। ओके, एंड देयरफॉर पहली बात तो ये देखो कि सेकंड लाइट सिग्नल बनता कब है। जैसे फ्रेम एस के हिसाब से सेकंड लाइट सिग्नल कब बना था? जब टाइम कैपिटल टी था। तो एस डैश फ्रेम के हिसाब से आपका सेकंड लाइट सिग्नल कब बनता है वो देखो, जब टाइम कितना है वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो लेट द सेकंड लाइट सिग्नल was generated at time t डैश। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं कि सेकंड लाइट सिग्नल जो है वो कब जनरेट हुआ था? जब टाइम क्या था? टी डैश था, उस समय वो जनरेट हुआ। ओके, कहां पे जनरेट हुआ? ऑब्जर्वर ओ डैश बोलता है वो मेरे ओरिजिन पे जनरेट नहीं हुआ था, जैसे कि पहले केस में हुआ था। पहला लाइट सिग्नल इसके ओरिजिन पे ही जनरेट हुआ था, लेकिन सेकंड लाइट सिग्नल के टाइम में ओ डैश आगे बढ़ चुका था और वो बोलता है मेरा लाइट सोर्स पीछे सरक गया था। कितना सरक गया था? सपोज एक्स डैश सरक गया था। तो सेकंड लाइट सिग्नल वाज जनरेटेड एट टाइम टी डैश, और पोजीशन क्या था लाइट का? एट पोजीशन माइनस एक्स डैश। पहली बात एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, दूसरी बात फ्रेम एस डैश के लिए इसलिए एक्स डैश, और ऑब्जर्वर ओ डैश सर? आपका पॉजिटिव। यस सर वो लाइट सोर्स पीछे क्यों खिसक गया? जब आप बस में जा रहे होते हो और जब छोटे रहे होगे तो आप लोग क्या बोलते थे? बस आगे बढ़ रहा है कि पेड़ पीछे भाग रहा है? अब तो समझदार हो गए, आपको पता है पेड़ के पाँव नहीं होते और इसलिए पेड़ तो भागेगा नहीं, लेकिन छोटा बच्चा क्या बोलता है कि देखो 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 पेड़ पीछे भाग रहा है, पता है ना? दिस इज ऑल यस सर। रिलेटिविटी इज अबाउट। अब बोलोगे हम इतने बेवकूफ थोड़े हैं जो हम ये बोल देंगे कि पेड़ पीछे भाग रहा है, इतनी समझदारी तो है हम में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सनराइज किधर होता है तो बोलते हो ईस्ट में, सनसेट किधर होता है बोलते हैं वेस्ट में, तो पूरा इस दौरान करता क्या है? बोलते सन ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाता है। अब आप मुझे बताओ सन जाता है कि आप जाते हो? यस सर, समझ आ गया। ओके, तो हम बोलते हैं सनराइज हो गया, सनसेट हो गया। एक्चुअली सनराइज एंड सेट नहीं हो रहा है, हम राइज हो गए और हम सेट हो गए। ओके, जस्ट लाइक दैट। ऑब्जर्वर ओडेस बोलता है मैं थोड़े ही भाग रहा हूं, वो बोलता है कि वो पेड़ पीछे भाग रहा है, टाइप का कहानी। तो लाइट सोर्स पीछे सरक गया, कितना सरक गया? जितना भी सरकेगा उसको मैं एक्स से नाप सकता हूं, लेकिन नाप कौन रहा है? ओ डैश नाप रहा है, फ्रेम एस डैश वाला नाप रहा है, एंड देयरफॉर वो बोलता है एक्स डैश डिस्टेंस भाग गया पीछे की ओर, और पीछे की ओर भागा है, एंड देयरफॉर इसको मैंने लिया माइनस, निगेटिव एक्स डैश।
So second signal was generated at a time t dash at a position minus x dash. तो बोलोगे ये टी डैश कितना है, मुझे समझ में नहीं आएगा ऐसे डायरेक्ट में, टी डैश कितना है समझ नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं ना, टी के टर्म में निकाल लो। आपका ऑब्जर्वर ओ बोलता है कि सेकंड लाइट सिग्नल कैपिटल टी टाइम में जनरेट हुआ था, हियर कैपिटल टी टाइम में जनरेट हुआ था। तो आपके हिसाब से ऑब्जर्वर ओ डैश के हिसाब से वो कैपिटल टी का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है टी डैश के टर्म में, वो निकाल लो। तो यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स, यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट्स। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बोलता है, वो बोलता है टी डैश अगर आपको पता करना है तो टी डैश के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है आपके पास। क्या बोलता है, टी डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ओके, साथ ही साथ सेकंड लाइट सिग्नल बना कहां पे था, तो बोलते हैं वो माइनस एक्स डैश पे बना था। तो फिर से बोलते हैं एक काम करो, वो माइनस एक्स डैश के लिए आप उसके लिए भी एक्सप्रेशन निकाल लो, एक्स डैश के लिए भी आपके पास रिलेशन है, एक्स डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, ये वाला भी फार्मूला है। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, तो यूज करके देखते हैं क्या आता है। तो टी डैश का वैल्यू कितना आएगा, दिस इंप्लाइज टी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, जब टाइम में टी डैश नोट करता हूं तो उसमें ऑब्जर्वर ओ कौन सा टाइम नोट करता है, वो बोलता है कैपिटल टी। तो यहां लिखोगे कैपिटल टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी ठीक है, सी स्क्वायर ठीक है, एक्स कितना था, थोड़ा ध्यान देना, एक्स कितना था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं एक्स डैश कितना था, मैं पूछ रहा हूं एक्स कितना था। तो एक्स तो उस लाइट के लिए कभी भी बदलता नहीं है, जीरो ही था, एंड देयरफॉर आई विल पुट जीरो हियर, v upon c square into 0 because x is not changing here, the thing which is changing here is x dash not x। ओके, क्योंकि लाइट सोर्स मेरा ओ के ऊपर ही चुपचाप बैठा हुआ है, वो तो भाग नहीं रहा है, ठीक। एंड देयरफॉर टी डैश को मैं क्या ले सकता हूं, दिस इंप्लाइज टी डैश इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आएगा। तो जब मैं बोलता हूं कि सेकंड लाइट सिग्नल कब बना था, हम बोलते हैं टी डैश में बना था, तो टी डैश का रियल सेंस में वैल्यू क्या था, इट वाज टी अपॉन कैपिटल टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि टाइम डायलेट होगा, तो डायलेट होके कितना बनेगा, इतना बनेगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट एक्स डैश, एक्स डैश के लिए ये रिलेशन है, तो दिस इंप्लाइज यहां पे एक्स डैश का भी वैल्यू निकाल लेता हूं, एक्स डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या बनेगा यहां पे देखो तो x माइनस वी टी, और x का वैल्यू क्या है 0, माइनस वी टी, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू था कैपिटल टी, so it is capital T like this, and therefore x dash is equal to 1 over square root of 1 minus v square upon c square 0 minus v capital T। ओके, और सॉल्व करोगे क्या आएगा, x डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा माइनस v कैपिटल T। टी डैश का वैल्यू कितना आया, कैपिटल T अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स डैश का वैल्यू कितना आया, माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीज निकाल के मैं बैठ गया,
तो लगता है अपने को लगता है और कुछ तो बचा नहीं, पूरा तो निकाल लिया है। लेकिन अब यहीं से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब इस कैलकुलेशन की जरूरत क्या थी, ये देखो, हमको पता है फ्रेम एस में टाइम इंटरवल कितना लगा था, कैपिटल टी लगा था। फ्रेम एस डैश के हिसाब से टाइम इंटरवल कितना होगा, तो बोलते टी डैश में जो भी आया है उसमें -0 कर देना। और हमको पता है टाइम डायलेट होता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर तो आएगा। सेकंड सिग्नल कब जनरेट हुआ उसमें अंतर तो आएगा। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लाइट सिग्नल कब बना वो अलग चीज है। वो क्या बोलता है, पहला लाइट सिग्नल और दूसरा लाइट सिग्नल के बीच में टाइम इंटरवल 0 एंड टी था, मतलब कैपिटल टी -0 था। ठीक है। ओ डैश क्या बोलता है, इसी टाइम इंटरवल को वो 0 एंड टी डैश देख रहा है। सिर्फ बनना बस थोड़ी है, लाइट सिग्नल को यहां से लेकर के यहां तक आना भी तो है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर ओ डैश आगे सरक चुका है। इसलिए जब आप निकाले हो यहां पे, तो यहां पे हमने दो चीज लिखा है, जनरेटेड एंड रिसीव्ड, दो चीज लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड लाइट सिग्नल कब जनरेट हुआ, तो बोलते हैं टी डैश पे जनरेट हुआ। लेकिन क्या टी डैश पे जनरेट होते ही तुरंत मिल भी जाएगा ऑब्जर्वर ओ डैश को, बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसको एक्स डैश डिस्टेंस ट्रेवल भी तो करना है। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखोगे, द सेकंड लाइट सिग्नल takes delta t dash time to travel observer o dash। सेकंड लाइट सिग्नल इतने टाइम पे बना था, वहां तक ठीक है। बनने के बाद उसको यहां से यहां तक शिफ्ट होने में भी, वहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी कुछ टाइम लगेगा। सपोज वो टाइम कितना है, डेल्टा टी डैश है, तो वो कितना आएगा, हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस जाना है उसको हम बोलते हैं एक्स डैश डिस्टेंस जाना है। किस वेलोसिटी से जाएगा, हमको पता है लाइट है तो लाइट के ही वेलोसिटी से जाएगा, सो एक्स डैश अपॉन सी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि इसको हमने -x डैश लिया है बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, पीछे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन से लगा था, एंड देयरफॉर आई विल पुट नेगेटिव साइन हियर। इसको भूलना नहीं। ठीक है, तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, एक बात याद रखना। सो डेल्टा टी डैश यहाँ निगेटिव दिख रहा है, उसका कारण क्या है कि यहाँ भी निगेटिव है, सो निगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। सो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू, अब एक्स डैश का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस v कैपिटल टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू सी। तो इतना टाइम लगेगा सेकंड लाइट सिग्नल को ओ से ओ डैश तक आने में, तब जाकर के ओ डैश बोलेगा हाँ मैंने देख लिया कि सेकंड लाइट सिग्नल बन गया है। ऐसा थोड़ी कि कोई आपको बोले कि कोई लाइट सिग्नल बन गया आपको दिख नहीं रहा है। लाइट सिग्नल बनेगा कब, पहली बात उसका कैलकुलेशन, बनने के बाद जब तक ओ डैश तक पहुंचेगा नहीं, ओ डैश कैसे बोलेगा कि हाँ भाई सेकंड लाइट सिग्नल बन गया है। एंड देयरफॉर ऑब्जर्वर ओ डैश कितने देर बाद बोलेगा कि सेकंड लाइट सिग्नल बन गया है, तो therefore time for second light signal to be received by observer O dash, total time. Therefore total time for second light signal to be received by observer O dash, observer O dash कब बोलेगा हाँ सेकंड लाइट सिग्नल बन के मुझे रिसीव हो गया है, कब बोलेगा,
सपोज उसको मैं कैपिटल टी डैश से दिखाता हूं, तो दैट कैपिटल टी डैश इक्वल टू कि सेकंड लाइट सिग्नल बना कब और उसके बाद वो रिसीव कब हुआ, दोनों का सम, तब बोलेगा हाँ सेकंड लाइट सिग्नल बन के मेरे को रिसीव हो गया है। एंड दैट टाइम विल बी इक्वल टू टी डैश का वैल्यू कितना है, कैपिटल टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी डैश का वैल्यू कितना है, वी टी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, देखो तो टी डैश इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कॉमन है, कैपिटल टी भी बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, 1 प्लस वी बाई सी, ऐसा बचेगा। और इसलिए इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूं, दिस इज कैपिटल टी 1 प्लस वी बाई सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूं क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी, ऐसा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी, और इसको अगर काटूंगा दिस इज जस्ट लाइक 2 बाई रूट 2, तो क्या आ जाता है, ये स्क्वायर रूट बचेगा। एंड देयरफॉर टी डैश विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच जाएंगे। और अभी तक हमने इक्वेशन वगैरह डाला नहीं। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए दोनों लाइट सिग्नल के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, विच इज टाइम इंटरवल between two signals for observer O dash। ठीक है, क्योंकि अब वो क्या करेगा, टी डैश माइनस 0 करेगा, टाइम इंटरवल इसके लिए उतना आएगा। सॉरी तो ऑब्जर्वर ओ के लिए टाइम पीरियड कितना था दो लाइट सिग्नल के बीच का, तो हमने देखा था इट वाज कैपिटल टी। ठीक है, और ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए दो लाइट सिग्नल के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, दैट इज टी डैश, जिसका वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। तो या तो टी डैश से उसको एड्रेस करो, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हो, दिस इज कैपिटल टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी बाई सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी, ये। ठीक है, ये दोनों टाइम इंटरवल है। अभी मैं जस्ट इसको ऐसे नोट किया हूं ताकि आप इधर से ना करके यहां से रेफर करो। ये टाइम इंटरवल है फ्रेम एस का, ये टाइम इंटरवल है फ्रेम एस डैश का। इन दोनों में से एक प्रॉपर टाइम है और एक एपरेंट टाइम है। थोड़ा सा सोच के बताओ, प्रॉपर टाइम इंटरवल या प्रॉपर टाइम पीरियड कौन सा है और एपरेंट टाइम पीरियड कौन सा है। जो एस ने नोट किया वो प्रॉपर है कि एपरेंट है, कि जो एस डैश ने नोट किया वो एपरेंट है कि प्रॉपर है। एस वाला प्रॉपर है। प्रॉपर है। ओके, सो कैपिटल टी इज प्रॉपर टाइम पीरियड and T dash is apparent time period। क्लियर, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको,
डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये तो आप लिख चुके हो उधर, ठीक है। सो कैपिटल T इज योर प्रॉपर टाइम पीरियड एंड T डैश इज एपरेंट टाइम पीरियड। और आपको पता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं कि न्यू इज इक्वल टू 1/T एंड न्यू डैश इज इक्वल टू 1/T डैश, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि प्रॉपर टाइम से निकला है इसलिए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज apparent frequency. Point clear? Because frequency is nothing but reciprocal of time period, and therefore reciprocal of proper time period is proper frequency, reciprocal of apparent time period is apparent frequency. ओके, सो मैं यहां से निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा चलो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताओ, तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/टाइम, इसको कुछ करना नहीं है, दिस इज 1/T ओनली। न्यू डैश कितना आएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो बोले 1/T डैश, और टी डैश का फार्मूला वो है, तो उसका रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/T, माइनस वाला ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v/c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + v/c, ऐसा हो जाएगा। और 1/T को क्या बोलता हूं, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एंड देयरफॉर न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v/c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + v/c। क्लियर? तो मेरे पास एक रिलेशन निकल गया, apparent frequency is equal to proper frequency into square root of this and that, ऐसा करके निकला है, लेकिन उतना मजेदार दिख नहीं रहा। तो ज्यादा अच्छा है आप इसको देखो, डॉपलर इफेक्ट ये बोला था कि apparent change in frequency, देखो अंतर तो दिख रहा है ना, क्या न्यू डैश इक्वल टू न्यू है? आंसर इज नो, अंतर है, तो जो अंतर है वही तो डॉपलर इफेक्ट। तो निकाल के तो ले आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूला के रूप में मैं चाहता हूं जो मुझे इजी गोइंग याद हो जाए, ठीक है। तो इसी फार्मूला से थोड़ा छेड़खानी कर लो, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट फार्मूला टू रिमेंबर। सो न्यू डैश इक्वल टू न्यू इनटू ऑल दोस थिंग्स। आपको पता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? सिंस c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फार्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के लिए लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो चेंज नहीं होता है, तो जो वेवलेंथ होगा वो प्रॉपर वेवलेंथ कहलाएगा। हियर आई कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू c by nu। सिमिलरली आई कैन राइट डाउन लैम्डा डैश इज इक्वल टू c by nu डैश। तो लैम्डा क्या कहलाएगा? लैम्डा इज प्रॉपर वेवलेंथ, और लैम्डा डैश क्या कहलाएगा? एपरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इनके बीच रिलेशन निकाल लो, उससे अच्छा। तो लैम्डा डैश यहां लिखता हूं, लैम्डा डैश इज इक्वल टू c by न्यू डैश, और न्यू डैश का वैल्यू क्या है? न्यू स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा, 1 - v/c, और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + v/c बन जाएगा। और c by न्यू को क्या बोलता हूं? लैम्डा। सो आई कैन राइट लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + v/c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v/c। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा जब फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला आ चुका है तो इसको आगे क्यों खींच रहे हैं? उसका कारण यह है, लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में किसी चीज को बताना मुश्किल हो जाता है। अभी कल परसों के क्लास में मैंने बोला था कि जो स्ट्रीट लाइट में जो लाइट जो लगा रहता है बड़ा बड़ा
उसको सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप की पहचान क्या है? वो येलो कलर से जलता है। उसका वेवलेंथ कितना होता है? 5896 एंड 5890 एंगस्ट्रॉम। तो उसमें वेवलेंथ से बता पाना मेरे लिए ज्यादा संभव है। फ्रीक्वेंसी में मुझे मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज ऐसे बताना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं वेवलेंथ से बता लेता हूँ। एंड देयरफॉर इस फार्मूला को फ्रीक्वेंसी के रूप में ना रख करके वेवलेंथ के रूप में ले आओ। दिस इज दिस। इसको और एक स्टेप सॉल्व कर लो, ठीक है। एक स्टेप और क्या कर सकता हूं? दिस इंप्लाइज दिस, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, ये है मेरा 1 प्लस वी बाई सी का पावर 1/2 इंटू 1 माइनस वी बाई सी के पावर 1/2। ओके, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 के रूप में लिख दिया। तो माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस वी बाई सी के पावर -1/2 एंड दिस इज +1/2। जब इस फॉर्म में आ गया तो आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दो, ठीक है। तो यहां लिख देना यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। तो बाइनोमियल एक्सपांशन को हम यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो v बाई सी है वो स्मॉल क्वांटिटी है एंड नेग्लेक्ट the higher order term of v by c। v by c के जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उसको आप क्या करो? नेग्लेक्ट मानो। तो बाइनोमियल एक्सपांशन देने से क्या मिलता है? लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल एक्सपांशन दो तो क्या बनेगा? 1 प्लस वी बाई 2c, और हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या करोगे? नेग्लेक्ट करोगे। सो जस्ट इतना ही है। सेकंड टर्म क्या आएगा? 1 माइनस पावर में -1/2 है, उसको सामने लेके आओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो v बाई 2c। हायर ऑर्डर टर्म्स आपके नेग्लेक्ट हो जाएंगे एंड देयरफॉर लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस v बाई 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी मन नहीं भरता तो एक काम करो, स्क्वायर भी कर लो, और स्क्वायर करने के बाद फिर से हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ दो। So I will write down lambda dash is equal to lambda 1 plus v by 2c का होल स्क्वायर प्लस 2v by 2c, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। नाउ lambda dash is equal to lambda 1 plus v by 2c का होल स्क्वायर प्लस 2v by c। सो थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ सी हियर v by दिस इज एक्चुअली v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ 4 है, सो v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। अगेन इट कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। यहाँ पे लिखता हूं नेग्लेक्ट v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर, इसको नेग्लेक्ट कर दो। व्हाट विल गेट? लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस v बाई c। सी 1 प्लस v बाई c ओनली। ओके, ये फार्मूला बन गया आपका। अगर इस लैम्डा को अंदर डालोगे तो क्या बनेगा? लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस v बाई सी लैम्डा। इस लैम्डा को इस तरफ ले आओ तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू v बाई सी लैम्डा, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v बाई सी लैम्डा। दिस इज द फार्मूला फॉर डॉपलर शिफ्ट। डेल्टा लैम्डा क्या है? डेल्टा लैम्डा इज apparent wavelength minus proper wavelength। डेल्टा लैम्डा क्या है आपका? apparent wavelength माइनस proper wavelength, इसी को हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। यही फार्मूला आपका डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट, खत्म। इजी है कि टफ है? अब बोलोगे इससे बड़ा बड़ा चीज को निपटा डाले थे, लेकिन इसके लिए इतना डरा के क्यों रखे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वो है दुनिया भर का। यहां पे एक चीज करके देखो,
डेल्टा लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव आएगा अगर एपरेंट वेवलेंथ बड़ा है प्रॉपर से, निगेटिव आएगा अगर एपरेंट वेवलेंथ छोटा है प्रॉपर से। यहाँ पे कुछ वैल्यू अपने को कुछ ऐसा फार्मूला टाइप मिला क्या कि आपका डेल्टा लैम्डा हमेशा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? तो जैसे हमको लेंथ के केस में मिलता है कि हमारा जो एपरेंट लेंथ होता है हमेशा प्रॉपर से छोटा होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लैम्डा डैश कैन बी ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा डैश कैन बी लेस देन लैम्डा। अब क्वेश्चन ये है कि कब बड़ा होगा और कब छोटा होगा। नाउ लेट अस फोकस ऑन दैट। सी हियर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू v by c लैम्डा। इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो अपना साइन बदल सकता है? दैट इज v। ठीक है, अभी हमने लैम्डा इज वेवलेंथ, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ठीक है, कभी निगेटिव हो नहीं सकता। v का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अभी हमने जो डेरिवेशन निकाला था उसमें हमारा v पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस था, मतलब v पॉजिटिव था, इसलिए सब पॉजिटिव आया है। अगर वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होता तो v निगेटिव हो जाता, माइनस हो जाता, और उस केस में डेल्टा लैम्डा निगेटिव आता। सो इट विल डिपेंड अपॉन v, एंड इनफैक्ट v का डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अभी यहां से इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक इस तरफ जाएगा तो बोलोगे नजदीक आ रहा है, लेकिन उस तरफ जाने के बाद तो फिर से दूर जाने लग जाएगा। एंड देयरफॉर इस v का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन के रूप में आप याद मत करो। आप ये देखो दूरी बढ़ रही है कि कम हो रही है। इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स are moving away, अब इसकी पहचान क्या है? सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, या तो सोर्स खड़ा था ऑब्जर्वर भाग रहा था, ऑब्जर्वर खड़ा था सोर्स भाग रहा था, या ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों भाग रहे थे। जो भी केस हो, अगर उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इफ दे आर मूविंग अवे, इफ दे आर रिसेंडिंग, है ना, दूर दूर जा रहे हैं, इन दैट केस डॉपलर शिफ्ट विल बी पॉजिटिव, है ना। इफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे मींस कौन सा केस वाला? रिसेशन वाला केस है, रिसेंडिंग। रिसेंडिंग वाला केस है, दे आर मूविंग अवे, देन डेल्टा लैम्डा इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, कारण कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वर खड़ा है, लाइट सोर्स आ रहा है, या लाइट सोर्स खड़ा है, ऑब्जर्वर जा रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ओके, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग, तब क्या होगा? डेल्टा लैम्डा विल बी निगेटिव। ये वाला पार्ट क्लियर? डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव कब होगा? इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे। डेल्टा लैम्डा निगेटिव कब होगा? इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक है, और इस चीज को फिर 10 मिनट बचाए। इस चीज को हम दूसरे सिंबल से या दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि डॉपलर शिफ्ट पॉजिटिव आया, उसके बजाय मैं इसको बोलता हूं रेड शिफ्ट। So if somebody asks you, what do you mean by red shift in Doppler effect?
तब क्या बोलोगे कि इन डॉपलर इफेक्ट इफ डेल्टा लैम्डा इज पॉजिटिव, एंड व्हाट इज डेल्टा लैम्डा? एपरेंट वेवलेंथ माइनस प्रॉपर वेवलेंथ। और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब एपरेंट वेवलेंथ बड़ा है प्रॉपर से। इफ एपरेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन प्रॉपर वेवलेंथ देन इट इज नोन एज रेड शिफ्ट। तो वो ऐसे भी जिसको बताओगे उसको ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। आप ये बोलना कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तब हम उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट क्या होता है? दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लू शिफ्ट? सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और उस केस में हमारा एपरेंट वेवलेंथ प्रॉपर से छोटा होगा, तभी निगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे कि ब्लू किसको बोलते हैं, रेड किसको बोलते हैं? आपने विब्योर पढ़ा है, रेनबो है ना? वायलेट से लेकर के रेड तक जमा हुआ है, लेफ्ट टू राइट। किस ऑर्डर में जमा हुआ है? लेफ्ट से राइट जाने से कौन सा चीज बढ़ती या घटती है? किस ऑर्डर में जमा है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे छोटा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे बड़ा। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखोगे तो इट इज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इधर वे आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैं इसको लैम्डा से भी आपको याद करा रहा हूं। इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है? रेड का। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ बढ़ा होगा, डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव। तो बढ़ने को रेड शिफ्ट से दिखाते हैं, ठीक है? तो घटने को ब्लू शिफ्ट से क्यों दिखाते हैं? वायलेट शिफ्ट क्यों नहीं बोल देते? एक्चुअली दिस बी एंड आर, इसके बीच में तीन प्राइमरी कलर आ रहा है। ब्लू खुद में प्राइमरी कलर है, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब आ रहे हैं। एंड देयरफॉर रेफरेंस मानते हैं येलो को। अब येलो को ही रेफरेंस क्यों मानते हैं? कभी सन के लाइट में जब जाओगे देखना आपको येलोनेस ज्यादा रहता है। सन के लाइट में येलो का डोमिनेंसी है ना? तो येलो को हम बेसिक मानते हैं। तो येलो से बढ़ा वेवलेंथ में जाऊंगा तो रेड आता है, और येलो से घटते हुए वेवलेंथ में जाऊंगा तो ब्लू आता है। एंड देयरफॉर जब डेल्टा लैम्डा का निगेटिव होना मतलब ब्लू शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा का पॉजिटिव होना मतलब रेड शिफ्ट, है ना? ये येलो के रेफरेंस में बताया गया है। वन मोर थिंग, अगर ब्लू शिफ्ट मिल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट्स नजदीक आ रहे हैं, अगर रेड शिफ्ट मिल रहा है मतलब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दूर जा रहे हैं। ओके, यहां तक क्लियर? अभी और बचा है इसमें कुछ मैटर, वो डिस्कस करेंगे। टाइम देखता हूं कितना बचा। बहुत बचा है, 5 मिनट्स है, कंप्लीट कर लूंगा। हो गया? तो क्लियर हो गया व्हाट इज रेड शिफ्ट एंड व्हाट इज ब्लू शिफ्ट। सो इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर विल बी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट मींस देयर विल बी चेंज इन वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ क्या होकर मिलेगा? बढ़ के मिलेगा। अगर दोनों नजदीक आ रहे हैं देन वेवलेंथ घट के मिलेगा, उसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट। अब इस डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है? एग्जाम में आता है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के दो बेसिक एप्लीकेशन है, जिसको दोनों एक ही चीज है बट अलग अलग सिचुएशन में, इसलिए आप सोच के बताना। सबसे पहले हम डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं इन ट्रैफिक, है ना? ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक, अब कैसे यूज करते होंगे? इसका वो सिग्नल पोस्ट पे जो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और येलो लगा था, उसे कोई लेना देना नहीं। आपने सुना होगा कि जब हम गाड़ी हाई स्पीड में चलाते हैं तो हाई स्पीड के लिए चालान कटता है, हमको फाइन भरना पड़ता है।
तो कैसे पता चलेगा ट्रैफिक पुलिस को कि आपने हाई स्पीड से गाड़ी चलाई थी? अब ट्रैफिक पुलिस तो खड़ा रहता है चौक पे, और चौक पे तो आप हाई स्पीड में जाओगे नहीं। जैसे ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है, तो आप लोग कैसे ट्रिपल सीट मारते हो? चौक आता है तो एक जने उतर जाता है और चौक क्रॉस करने के बाद फिर से बढ़ जाते हो। तो बीच में कभी आपने ओवर स्पीड किया था कि नहीं किया था, इसका पता कैसे चलेगा? ठीक है, इसमें डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। जैसे दो स्क्वायर है, इसके बीच में आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो इधर का जो चौक पे जो पुलिस वाला होगा वो एक लेजर गन रखेगा और आपके तरफ टारगेट करेगा। वो लेजर लाइट आपको आकर के पढ़ के वापस जब आएगा तो इसका सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसको पता है कि कौन सा वेवलेंथ का लाइट इसने भेजा था, तो जो भेजा था वो अपने हाथ से ही उसने जनरेट करके भेजा था, एंड देयरफॉर इन्होंने जो सिग्नल भेजा था दैट वाज प्रॉपर वेवलेंथ। और जब गाड़ी से जो टकरा के आती है दैट वो चेंज होके आती है, एंड देयरफॉर इट इज एपरेंट, इट इज लैम्डा डैश। अगर उस लेजर लाइट में जो सेंसर है वो ये बताता है कि जो वेवलेंथ गया था और जो आया हुआ है वो दोनों सेम है, देयर इज नो शिफ्ट, इसका मतलब डेल्टा लैम्डा इज जीरो। डेल्टा लैम्डा का जीरो होना मतलब वेलोसिटी का जीरो होना, v इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो गाड़ी खड़ी है, वो रोड पे ही खड़ी है। लेकिन कभी अगर उसको ये मिल गया कि डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब उसको कौन सा शिफ्ट दिखाई देगा? रेड शिफ्ट दिखाई देगा। रेड शिफ्ट दिखाई देगा, इसका मतलब ये गाड़ी उससे दूर जा रही है। ठीक है, किस वेलोसिटी से जा रही है, कितना चेंज है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को कैलकुलेट करेगा, कितना आता है, मिल गया वैल्यू, यहां रखेगा। देन v इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट करेगा, v इज इक्वल टू c डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, ऐसा कैलकुलेट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेगा। और इसे पता चलेगा कि आप ओवर स्पीड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सपोज स्पीड लिमिट 60 है और तुम 100 में भगा रहे थे गाड़ी, उसको पता है गाड़ी मुझसे दूर जा रहा है, तो फोन लगाएगा अगले चौक वाले को कि आज तुम्हारी बारी है, तुम चालान काट लेना। ठीक है, लेकिन अगर ये लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, मतलब ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट मतलब ये मेरे तरफ आ रही है, ये ट्रैफिक पुलिस खुश, आज मैं चालान काटूंगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा ऐसे, और देखेगा ओवर स्पीड हो रहा है तो जैसे चौक पे पहुंचोगे आराम से वो स्वागत करेगा। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस इसको यूज करते हैं, लेजर गन, और उसी के नीचे सेंसर लगा रहता है और तुरंत कैलकुलेट हो जाता है। पुलिस वालों कैलकुलेटर लेकर नहीं खड़ा रहता है कि मैं कोई कैलकुलेट करूंगा। जैसे आजकल थर्मोमीटर आता है ना टेम्परेचर नापने के लिए, सीधा गन जैसे पॉइंट करते हैं और तुरंत कैलकुलेट हो जाता है इंफ्रारेड से, उसी टाइप से ये सिर्फ गाड़ी की तरफ पॉइंट करके हिट करते हैं और तुरंत वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाता है। सो इट इज यूज्ड इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एनी व्हीकल। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन से और ब्रॉड है और बड़ा है, एंड टाइम इज हार्डली 1 मिनट, तो इस टॉपिक को छेड़ूंगा नहीं, ये छोड़ देता हूं। ठीक है, इसको डिस्कस करने में टाइम लगेगा। सो इज इट क्लियर डॉपलर इफेक्ट? टाइम क्या हुआ है? नाइन 20। छोड़ दूं? नेक्स्ट क्लास में जस्ट एक एग्जांपल दूंगा बिकॉज उसमें थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, एंड देन डॉपलर इफेक्ट इज ओवर, और अब आपको बचता है सिर्फ एक टॉपिक दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो कल कॉम्पटन इफेक्ट करेंगे यूनिट 1।